नमस्कार विद्यार्थियों। ये पाठ थर्ड राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं का जो शासन बताया है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हमें ये समझने की आवश्यकता है कि प्लेटो का यहाँ दार्शनिक राजाओं से तात्पर्य, फिलोसोफर किंग से तात्पर्य उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में हम दार्शनिकों की अर्थ लेते हैं, बल्कि यहाँ पर दार्शनिकों का मतलब एक बुद्धि संपन्न, ज्ञानवान, तुच्छ स्वार्थों से मुक्त व्यक्ति से है, जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसकी स्मरण शक्ति तीव्र है और जिसका चरित्र उज्जवल है, जो कंचन कामिनी के मोह से मुक्त रहता है, वो दार्शनिक है। तो दार्शनिक राजाओं का जो शासन है उसका वर्णन प्लेटो ने अपने रिपब्लिक के अंतर्गत किया ही है, अपनी 5वीं 6ठी पुस्तक के अंतर्गत 5th 6th के अंतर्गत रिपब्लिक में किया है। प्लेटो की जो अन्य विचार है, जैसे न्याय संबंधी विचार या शिक्षा संबंधी विचार, इन सब की परिणति दार्शनिक शासक के अंतर्गत ही होती है। प्लेटो के दार्शनिक शासक के संबंध में जैसे फोस्टर ये कहते हैं कि प्लेटो के संपूर्ण दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। प्लेटो का जो संपूर्ण दर्शन है उसमें दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए, दार्शनिकों के हाथों में शासन कैसे आना चाहिए, ये उसकी एक मौलिक अवधारणा कही जा सकती है। क्योंकि प्लेटो के दर्शन के ऊपर, उसके विचारों के ऊपर उसके जो गुरु थे सुकरात, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन दार्शनिक राजा का जो शासन है वो प्लेटो की अपनी मौलिक संरचना कहा जा सकता है। प्लेटो ने कहा है कि मानव जाति के कष्टों का तब तक अंत नहीं हो सकता जब तक कि दार्शनिक अपने हाथ में शासन न ले ले। इसी प्रकार प्लेटो आगे कहते हैं कि हमारे नगर राज्यों में कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा शासन को अपने हाथ में नहीं ले ले या राजाओं को और राजकुमारों को दर्शन की शिक्षा प्रदान नहीं की जाए, तब तक हमारे नगर राज्यों का अंत, नगर राज्यों के कष्टों का जो अंत है वो नहीं हो सकता। दार्शनिक राजाओं की जो उसकी मान्यता है वो 3 दार्शनिक राजाओं के शासन के जो उनके विचार है वो इन मान्यताओं पर आधारित है। जैसे प्लेटो ये कहता है कि आत्मा के अंतर्गत त्रिभाग होते हैं। त्रिभाग का तात्पर्य उसका ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के अंतर्गत 3 भाग होते हैं। जैसे विवेक है, साहस है और शुदा है। विवेक है वो दार्शनिक ज्ञान से संबंधित है, साहस है वो रक्षा से संबंधित है और जो शुदा है वो उत्पादन से संबंधित है। और इन तीनों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो तीनों वर्ग है। जैसे विवेक जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है वो दार्शनिकों से संबंधित, संरक्षक वर्ग से संबंधित, राजाओं से संबंधित है। और जो साहस रक्षा का प्रतिनिधित्व करता है वो सैनिक वर्ग से संबंधित है। शुदा जो उत्पादन करता है वो उत्पादन वर्ग से संबंधित है। आत्मा के ये जो तीनों वर्ग है, तीनों वर्ग के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कौन हो सकता है? ज्ञान या विवेक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये सबसे महत्वपूर्ण है तो शासन के अंतर्गत भी ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ही शासन कार्य प्रदान किया जाना चाहिए जो कि ज्ञान से संपन्न हो, जो कि विवेक से संपन्न हो। तो आत्मा की जो ये त्रिस्तरीय अवधारणा है उसी के अंतर्गत प्लेटो ये चाहता है कि जो शासन कार्य है वो दार्शनिकों को ही प्रदान किया जाए। दार्शनिकों का यहाँ तात्पर्य जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो विवेकवान व्यक्ति है, उन्हें ही प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वो ये कहता है सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सद्गुणी होता है उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा उतनी ही अधिक होती है। प्लेटो ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को ही शासन कार्य प्रदान, शासन संचालन, राजकार्य
प्रदान किया जाना चाहिए। प्लेटो ये कहता है कि जो दार्शनिक है वो ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो चीजों के अंतर्गत जो सत्य है, सत्य क्या है, उनको वो देख सकते हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी उसकी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को जानता है, लेकिन चूंकि जो शासक है, दार्शनिक शासक है, उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो वो सत्य का जो कह सकते हैं कि संपूर्ण स्वरूप उनको पता होता है। तो उस सत्य की अवधारणा के आधार पर उनमें गुणों की पराकाष्ठा है, और जब गुणों की पराकाष्ठा है, ऐसे व्यक्ति जब शासन कार्य का संचालन करते हैं, गुणों से संपन्न व्यक्ति जब शासन कार्य का संचालन करते हैं, तो शासन के अंतर्गत जो अनेक प्रकार के दुख है, जो अनेक प्रकार के विरोध हैं, अव्यवस्थाएं हैं, वो स्वतः ही दूर हो सकती है। तो प्लेटो ये कहता है सद्गुण ही ज्ञान है, और इन सद्गुणों से संपन्न व्यक्तियों के हाथ में ही शासन कार्य का संचालन होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत प्लेटो ने अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भी ये देखा कि जो शासन कार्य है वो दार्शनिक लोगों के हाथ में होना चाहिए। उस समय जैसे एथेंस के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, स्पार्टा के अंतर्गत सैनिक तंत्र था, और एक और नगर राज्य था सिराक्यूज, उसके अंतर्गत निरंकुश शासन तंत्र था। प्लेटो ने एथेंस के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अवगुणों को देखा। वहां पर भी अव्यवस्थाएं थी। क्यों थी? क्योंकि वहां पर जो शासन का संचालन है वो लॉटरी के आधार पर व्यक्तियों को सौंपा जाता था। तो लॉटरी के आधार पर अयोग्य व्यक्ति शासन सत्ता पर स्थापित हो जाते थे, पद स्थापित हो जाते थे। प्लेटो ये कहता है कि एक बढ़ई के लिए और एक दर्जी के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन शासन कार्य के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है एथेंस के अंतर्गत। तो एथेंस की शासन प्रणालियों के अवगुणों का ज्ञान उसे था। स्पार्टा के अंतर्गत सैनिक तंत्र था। सैनिक तंत्र के अंतर्गत शासन में अव्यवस्थाएं थी, निरंकुश शासन था, तानाशाही पूर्ण सैनिकों का शासन था, तो इसके अवगुणों से वो परिचित थे। सिराक्यूज के अंतर्गत निरंकुश शासन तंत्र के अनेक प्रकार के कष्टों का सामना जनता को करना पड़ता था। तो इन सभी शासन प्रणालियों में अवगुणों को देखने के बाद प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शासन कार्य न लोकतांत्रिक होना चाहिए, न सैनिक तंत्र के अंतर्गत होना चाहिए, न निरंकुश तंत्र के अंतर्गत होना चाहिए, बल्कि शासन का जो संचालन है वो संचालन दार्शनिक राजाओं के द्वारा होना चाहिए। और इसीलिए प्लेटो ये चाहते थे अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर कि दार्शनिक राजाओं का शासन होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत प्लेटो ये मानते हैं कि जनता को विनाश से बचाने के लिए, नगर राज्यों के विनाश से बचाने के लिए शासन दार्शनिकों के पास होना चाहिए। जनता के कल्याण के लिए जब शासन कार्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो जो कि स्वयं गुणी है, जो स्वार्थ से निर्लिप्त है, जो जनता के कल्याण में विश्वास करते हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जब ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन कार्य है तो ही जनता का कल्याण, नगर राज्यों का कल्याण संभव हो सकता है। अज्ञानता से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जो दार्शनिक शासक है विवेक पूर्ण है, उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, सत्य निष्ठा है, सत्य की ओर आकृष्ट होने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने राज्य के अंतर्गत भी अज्ञानता को दूर करते हैं, स्वार्थ से निर्लिप्त है, अनिपुणता को खत्म करते हैं। इन सब बातों के कारण प्लेटो ये चाहते थे कि नगर राज्यों का जो शासन है वो दार्शनिक राजाओं के हाथ में होना चाहिए। प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं के जो गुण है वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक का एक शीर्षक न्याय से संबंधित कंसर्निंग ऑफ जस्टिस भी है, उसके अंतर्गत भी प्लेटो ने दार्शनिक राजा के गुणों का, रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा में क्या क्या गुण हो सकते हैं
इन सभी गुणों का वर्णन प्लेटो ने अपने रिपब्लिक के अंतर्गत किया है। प्लेटो ये मानते हैं कि जो शासक है वो विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील होना चाहिए यानी कि शासन के अंतर्गत ज्ञानी व्यक्तियों के हाथ में, दार्शनिक जो है वो ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, ज्ञान की पराकाष्ठा उसके अंतर्गत होनी चाहिए, सत्यशील होना चाहिए, सत्य का अन्वेषण करने वाला होना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति झूठ, फरेब, छल, कपट इन सब से दूर रहता हुआ शासन के संचालन में, शासन के कल्याण में अपना कार्य करे, ये होना चाहिए। नेक्स्ट उसने कहा न्याय का प्रेमी होना चाहिए, न्यायशील होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत जिस व्यक्ति की आत्मा में जैसे गुण हैं, उन गुणों के अनुसार उसे वो वर्ग प्रदान करे, वो कर्तव्य प्रदान करे। जैसे विवेक है, साहस है और शुदा है, इन 3 गुणों के आधार पर उसे कौन सा वर्ग देना है और उस वर्ग के आधार पर उसे कौन से कर्तव्य करने हैं, ये राजा के द्वारा सौंपा जाना चाहिए। और जब राजा ये कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्यों का संपादन करता है, तो न्याय का सिद्धांत प्लेटो के अनुसार है। तो ये न्याय प्रेमी होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। ऐसा राजा का स्वयं का किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होगा, न तो उसके पास अपनी कोई संपत्ति होगी, न उसके पास अपना कोई परिवार होगा। प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति के अंतर्गत जो उसे पद भ्रष्ट करते हैं, उन पद भ्रष्ट करने में 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो उसका परिवार और दूसरा संपत्ति के प्रति उसकी लालसा। जब व्यक्ति इन दोनों से दूर रहते हुए कार्य करेगा तो वो निस्वार्थी है, यानी कि दार्शनिक शासक, आत्मनियंत्रित है, अपने ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपने दुर्गुणों के ऊपर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसका स्वभाव बिल्कुल शांत, सत्य और दार्शनिक होता है। स्मरण शक्ति उसकी तीव्र होती है, क्योंकि शिक्षा वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसकी स्मरण शक्ति तीव्र है। तो दार्शनिकों के निर्माण में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और जो पूरी शिक्षा कंप्लीट करेगा उसकी नेचुरल रूप में स्मरण शक्ति उसकी तीव्र होगी। तो ऐसा दार्शनिक राजा की स्मरण शक्ति तीव्र है, शांत स्वभाव का है। जैसे नेटलशिप कहता है कि वो शांत स्वभाव का है, लीडर है, साहसी है और ज्ञानी है। इन सब गुणों से विभूषित व्यक्ति दार्शनिक बनता है। कहने का तात्पर्य, दार्शनिक राजा से प्लेटो का तात्पर्य सिर्फ एक विशेष ज्ञान में महारत नहीं है, या विशेष ज्ञान को प्राप्त करना ही दार्शनिकता नहीं है, बल्कि जो सारे गुण हैं एक व्यक्तित्व के अंतर्गत, जो सारे श्रेष्ठ गुण हैं, उन गुणों से संपन्न व्यक्ति को प्लेटो ने दार्शनिक शासक कहा है। प्लेटो एक, जैसे नेटलशिप कहते हैं कि दर्शन का प्लेटो ने एक नया अर्थ दिया है। नए अर्थ के अंतर्गत दार्शनिक विभिन्न गुणों से संपन्न जो व्यक्ति है वो दार्शनिक है। अब दार्शनिक राजा का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, तो प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक शासक का जो निर्माण करने के लिए शिक्षा योजना का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षा की व्यवस्था 20 वर्ष तक चर्चा के द्वारा, जैसे जन्म से 20 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करेगा, व्यक्तित्व विकास करेगा, फिर 20 से 30 वर्ष तक उसे और शिक्षा प्रदान करनी है। शिक्षा की पूरी योजना प्लेटो ने बताई है, जिसके आधार पर दार्शनिकों का निर्माण होता है। 20 वर्ष तक, 20 से 30 वर्ष तक, 30 से 35 वर्ष तक द्वंद्वात्मकता की शिक्षा, तर्क की शिक्षा प्रदान की जाती है, और फिर 35 वर्ष से 50 वर्ष तक ये जो शिक्षा थी सैद्धांतिक थी, लेकिन 35 से 50 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो व्यवहारिक शिक्षा है। जीवन के अंतर्गत रहते हुए व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करता हुआ, कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त रहता हुआ, निस्वार्थ रूप से अपने पर पूर्ण कंट्रोल, नियंत्रण करता हुआ, आत्मसंयमी रूप से जब एक व्यक्ति इन सारे पड़ावों को पार कर लेता है,
20 वर्ष तक, 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक अनुभव लेता हुआ व्यक्ति पूर्ण रूप से दार्शनिक राजा बनने के योग्य हो जाता है। न सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा वो प्राप्त करता है बल्कि व्यवहारिक शिक्षा भी वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से दार्शनिक राजा का निर्माण होता है। दार्शनिक जो राजा है वो अपने राज्य के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को अपने कार्य सौंपेगा, शिक्षा का संचालन करेगा, धार्मिक विश्वासों पर नियंत्रण रखेगा ताकि धर्म के आधार पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो, शासन का संचालन करेगा, न्याय प्रदान करेगा। तो इन गुणों से विभूषित व्यक्ति जब वो स्वयं होगा तो शासन में भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। प्लेटो अपने नगर राज्यों के अंतर्गत अव्यवस्था, अज्ञानता, स्वार्थता, अकल्याण, इन सब कष्टों से जनता को मुक्त करवाने के लिए ही प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन दार्शनिक राजा के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध है और साथ ही साथ कई आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। तो ये सब चीजें, आलोचना क्या है, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।